कल्पना कीजिए एक दुनिया की जहां बर्फ की मोटी परतें पिघल रही हैं और उसी जगह दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी नजरें टिकाए बैठी हैं। आर्कटिक स्क्रैम्बल यानी आर्कटिक की द न्यू ग्रेट गेम सिर्फ आइस और स्नो की नहीं बल्कि तेल, गैस और नए शिपिंग रूट्स का भी है। कौन कौन से देश आर्कटिक में अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं और क्या ये मेल्टिंग फ्रंटियर भविष्य ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आर्कटिक स्क्रैम्बल के बारे में। आर्कटिक स्क्रैम्बल, जिसे अक्सर न्यू ग्रेट गेम भी कहा जाता है, उस ग्लोबल कंपटीशन को दिखाता है जो पिघलते हुए आर्कटिक आइस रीजन में हो रही है, जहां बर्फ की मोटी परतें धीरे धीरे पिघल रही हैं और प्रीवियसली इनएक्सेसिबल एरियाज में अलग अलग देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। ये केवल कोई जियोपॉलिटिकल कंट्रोल की बात नहीं है, बल्कि ये बात है रिसोर्सेज, शिपिंग रूट्स और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की। जब भी हम आर्कटिक का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बर्फ और पोलर बियर की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्कटिक रीजन आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है। आर्कटिक सर्कल, जो लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर का एरिया है, दुनिया के कई पावरफुल कंट्रीज के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का जोन है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आर्कटिक के पीछे यानी यूरोप का नॉर्दर्न साइड पर कौन कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है और वो वहाँ क्यों हैं। यूरोप के मैप को अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे ऊपर जो कंट्रीज आती हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीनों कंट्रीज स्कैंडिनेवियन रीजन का हिस्सा है और इनकी नॉर्दर्न बाउंड्रीज आर्कटिक सर्कल के अंदर तक जाती है। इसका मेन रीजन ज्योग्राफी है, क्योंकि यूरोप का नॉर्दर्न एंड नेचुरली हाई लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, जहाँ टेम्परेचर काफी लो रहता है और क्लाइमेट आर्कटिक टाइप का ही होता है। नॉर्वे का नॉर्दर्न कोस्ट लाइन डायरेक्टली आर्कटिक ओशन को टच करता है। इसी वजह से नॉर्वे आर्कटिक पॉलिटिक्स और आर्कटिक सिक्योरिटी का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाता है। वहीं स्वीडन और फिनलैंड का डायरेक्टली आर्कटिक ओशन से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका नॉर्दर्न लैंड मास आर्कटिक फॉरेस्ट और टुंड्रा रीजन का पार्ट है, जो आर्कटिक इकोसिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा यूरोप के पास एक और इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि आर्कटिक के बिल्कुल पास लोकेटेड है, वो है आइसलैंड। आइसलैंड टेक्निकली आर्कटिक सर्कल के जस्ट नीचे है, लेकिन ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आर्कटिक रीजन का पार्ट माना जाता है। आइसलैंड नॉर्दर्न अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, और इसी वजह से ये कंट्री वेस्टर्न पावर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड और कोल्ड वॉर के टाइम से। तो यदि शॉर्ट में बोले तो आर्कटिक के पीछे यूरोप की नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे कंट्रीज हैं जो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से आर्कटिक का पार्ट बन जाती हैं। यहाँ पर स्टोरी एक लेवल और ऊपर हो जाती है जब हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका लगभग 80% एरिया आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनलैंड जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये डेनमार्क के कंट्रोल में आता है। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है और इसी वजह से ग्रीनलैंड को भी यूरोप के आर्कटिक इंटरेस्ट का हिस्सा माना जाता है। यूँ कहा जाए तो ग्रीनलैंड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी अपनी एक लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे मैटर डेनमार्क हैंडल करता है, यानी कि ग्रीनलैंड अपनी सुरक्षा के लिए डेनमार्क पर डिपेंड करता है। और यहीं से शुरू होता है अमेरिका का एंगल, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ एक आइस कवर आइलैंड नहीं बल्कि एक मैसिव जियोपॉलिटिकल एसेट भी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल क्यों चाहता है? क्या सिर्फ आइस और स्नो के लिए? तो जवाब है जी नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है और ये एक ऐसे एरिया के पास आता है जिसे मिलिट्री टर्म्स में
GIUK गैप यानी कि ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप कहा जाता है। ये गैप हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, स्पेशली वर्ल्ड वॉर सेकेंड और कोल्ड वॉर के टाइम, क्योंकि इसी रूट पर सबमरीन और नेवल फोर्सेस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच मूव करती हैं। अगर किसी पावर के पास ग्रीनलैंड पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है तो वो पूरे नॉर्थ अटलांटिक के रूट्स को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकती है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट ने ग्रीनलैंड में कई दशकों पहले अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश किया, जिसे आज हम थुले स्पेस बेस के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक एडवांस सर्विलेंस पॉइंट है, जहां से मिसाइल वार्निंग सिस्टम, स्पेस मॉनिटरिंग और एनिमी मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। आज के टाइम में जब रशिया आर्कटिक रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और चाइना खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर रहा है, तब अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्कटिक में बर्फ धीरे धीरे मेल्ट हो रही है और जैसे जैसे आइस पिघलती है वैसे वैसे न्यू सी रूट्स ओपन हो रहे हैं। ये रूट्स ग्लोबल ट्रेड के लिए फ्यूचर में गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच ट्रेवल डिस्टेंस काफ़ी कम हो सकता है। जो कंट्री इन रूट्स पर कंट्रोल करेगी उसके पास ग्लोबल ट्रेड के लिए एक पावरफुल लीवर होगा। इसीलिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ओपनली बाय करने का आइडिया सामने रखा है, जो दुनिया को शॉकिंग लगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट्स के लिए ये एक लॉजिकल मूव था। देन हालांकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ओपनली कह दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस आइडिया का ऑपोजिशन किया है। उनका कहना है कि सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल रूल्स के रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन रियलिटी ये है कि आर्कटिक फ्यूचर का बैटलफील्ड बन चुका है, और ऐसा बैटलफील्ड जहां गन्स और टैंक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैटेलाइट, ट्रेड रूट्स, डाटा और रिसोर्सेज हैं। क्लाइमेट चेंज ने आर्कटिक के रीजन पर एक्सेस को थोड़ा इजी बना दिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड और नॉर्थ पोल के आइस की परतें लगातार कम हो रही है, जिससे प्रीवियसली ब्लॉक सी रूट्स खुल रहे हैं, और इसकी वजह से रिसोर्सेज रिच जोन अब एक्सप्लोरेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो गए हैं। ये आइस मेल्ट ना केवल नेविगेशन को आसान बनाता है, बल्कि सुपर पावर्स को आर्कटिक में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने का अवसर भी देता है। आर्कटिक रीजन में ऑयल, नेचुरल गैस और रेयर अर्थ मेटल्स की बहुत अधिक मात्रा मौजूद हो सकती है। जियोपॉलिटिकल सर्वे बताते हैं कि आर्कटिक में दुनिया के अनटैप्ड ऑयल रिजर्व का लगभग 13% और नेचुरल गैस का लगभग 30% मौजूद है। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश यहाँ पर ड्रिलिंग, माइनिंग और रिसोर्सेज क्लेम के लिए तेजी से अपने ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं। मेल्टिंग आइस की वजह से आर्कटिक में नए शिपिंग रूट्स जैसे नॉर्दर्न सी रूट्स और नॉर्थ वेस्ट पैसेज खुल गए हैं। ये ट्रेडिशनल रूट्स जैसे सुएज कैनाल और पनामा कैनाल की तुलना में कम लंबे हैं और समय भी कम लेते हैं। उदाहरण के लिए एशिया यूरोप ट्रेड में नॉर्दर्न सी रूट यूज करने से शिपिंग डिस्टेंस लगभग 40% तक कम हो सकता है, जिससे फ्यूल कॉस्ट और डिलीवरी टाइम दोनों बहुत कम हो जाएंगे। रशिया आर्कटिक रीजन में एक एग्रेसिव प्लेयर है। उसने उसने आर्कटिक कोस्ट लाइन पर कई मिलिट्री बेसेस, आइस ब्रेकर और सर्विलेंस स्टेशन ऑलरेडी स्थापित कर लिए हैं। नॉर्दर्न सी रूट्स पर कंट्रोल और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन को डोमिनेट करने के लिए रशिया लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल पावर को बढ़ा रहा है। ये स्ट्रेटजी उसे आर्कटिक में परमानेंट जियोपॉलिटिकल लीवरेज देती है। वहीं यूएसए और कनाडा भी आर्कटिक में अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को लगातार बढ़ा रहे हैं। यूएसए ने अलास्का बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन और सैटेलाइट सर्विलेंस सिस्टम डिप्लॉय किए हैं, जबकि कनाडा आर्कटिक सॉवरेनिटी और नेविगेशन राइट्स के लिए इंटरनेशनल रिफॉर्म में एडवोकेसी कर रहा है। इन दोनों देशों का फोकस आर्कटिक काउंसिल और सिक्योरिटी अलायंस में इन्फ्लुएंस बढ़ाने पर भी है। हालांकि चाइना आर्कटिक रीजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अपनी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत आर्कटिक में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है, और वो ऑलरेडी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट डिक्लेयर कर चुका है। इसका फायदा ये होगा कि वो फ्यूचर में आर्कटिक ट्रेड और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी में भाग ले सकेगा। नॉर्वे, डेनमार्क और ग्रीनलैंड भी आर्कटिक में इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। नॉर्वे आर्कटिक फिशरी और ऑयल एक्सट्रैक्शन में ऑलरेडी एक्टिव है,
जबकि डेनमार्क ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज और शिपिंग लेन्स पर स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीनलैंड के आइस मेल्ट और मिनरल रिसोर्सेज की वजह से ये छोटे नेशन भी ग्लोबल पावर डायनामिक्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आर्कटिक रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना की स्ट्रेटेजी बन चुका है ताकि भविष्य में आर्कटिक के रिसोर्सेज पर कंट्रोल किया जा सके। कंट्रीज अपने आइस कैपेबल नेवल शिप, आर्कटिक एयरबेस और ऑटोनोमस ड्रोन डिप्लॉय कर रही हैं। रशिया, यूएसए और नॉर्वे जैसे नेशन आर्कटिक में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। मिलिट्री बिल्डअप का उद्देश्य केवल डिफेंस नहीं, बल्कि रिसोर्स सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना भी है। आर्कटिक में बढ़ता एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सिर्फ अपने साथ फायदा नहीं लेके आता, बल्कि कुछ नुकसान भी लेके आता है, और ये नुकसान हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ऑयल ड्रेनिंग, माइनिंग और इंक्रीज ट्रैफिक से इकोसिस्टम को इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, कि यानी कि ऐसा डैमेज जिसे फ्यूचर में कभी पूरा ना किया जा सके। इमेजिन कीजिए आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर और रेयर मैरीन स्पेसीज, ये हैबिटेट सडनली खतरे में आ जाएंगे। साइंटिस्ट ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल क्लाइमेट फीडबैक लूप्स और भी तेज हो सकते हैं। और यही वजह है कि आर्कटिक स्क्रैम्बल केवल स्ट्रैटेजी का खेल नहीं, बल्कि इकोलॉजी के लिए भी बहुत एक क्रिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ पर आर्कटिक स्क्रैम्बल के ह्यूमन डायमेंशन को भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटी हमेशा से आर्कटिक में रहती आई हैं। अब मेल्टिंग आइस और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन से उनके जीवन को और उनके कल्चर को एक डायरेक्टली एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। फिशिंग ग्राउंड, हंटिंग एरिया अब रिस्ट्रिक्टेड जोन या मिलिट्री एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये सब कुछ बहुत साइलेंटली चल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और कल्चरल प्रिजर्वेशन पर पड़ सकता है। ये दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि यदि आर्कटिक रीजन से ऑयल और गैस निकलना शुरू कर दिया गया और साथ ही साथ इसके ट्रेड रूट भी ओपन कर दिए गए, इसकी वजह से एनर्जी इंपोर्ट ड्रामेटिकली बहुत सस्ते हो सकते हैं, और साथ ही साथ दुनिया भर में तेल के दामों में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बार के लिए हिल सकती है। एक्सपर्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले 10-20 साल में आर्कटिक स्क्रैम्बल और भी तेज हो जाएगी। ऑटोनोमस शिप, एआई नेविगेशन, ड्रोन सर्विलेंस और आइस कैपेबल वेसल इस क्षेत्र में डोमिनेट करेंगे। साथ ही साथ रिसोर्सेज क्लेम और शिपिंग रूट्स पर भी डिस्प्यूट बढ़ेंगे। ऑब्वियसली एक बात साफ है कि इस फेज में अर्ली मूवर ही ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि आर्कटिक स्क्रैम्बल दिखाता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मेल्टिंग आइस एक नेचुरल प्रोसेस नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट और मिलिट्री कंपटीशन का स्टेट बन चुकी है। इसीलिए आर्कटिक स्क्रैम्बल अब एक लोकल इशू नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर पावर डायनेमिक्स का सेंटर बन चुका है। आप क्या सोचते हैं कि आर्कटिक स्क्रैम्बल में कौन सा देश आगे जाएगा? प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।